नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं। इसको जानने से पहले आपको मैं ले जाना चाहता हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, जो कि था स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। हम लोगों ने वहां पर उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। स्फेरिकल कंडेंसर ये बोलता था कि अगर आपके पास में कोई स्फेरिकल कंडेंसर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, जो कि 3D शेप का, फुटबॉल के शेप का, इस तरह के कोई शेप में हो, और अगर उसके अंदर हम चार्ज को इकट्ठा करें, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चार्ज हम डालें, सपोज +Q1, +Q2, +Q3 एंड +Q4 एंड सो ऑन, और ढेर सारे चार्ज डालें। तो जैसे इसके अंदर हम चार्ज को इकट्ठा करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमने वहां पर देखा कि साथ साथ में उसका पोटेंशियल भी राइज करता है। जैसे इसके अंदर हम चार्ज को डालेंगे, इस पूरे कैपेसिटर का पोटेंशियल भी जो है वो राइज होना चालू होगा, और यही पोटेंशियल विरोध करेगा कि इसके अंदर और चार्ज ना डाला जाए। चार्ज डालने का ये विरोध करता है। तो इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर की वहां पर कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं थी। और दूसरा, अगर हम इसका शेप बढ़ा दें, इसका साइज बढ़ा दें, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के रेडियस को हम जो है इंक्रीज अगर कर दें, तो इसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा, स्फेयर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसके अंदर चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो शेप है काफ़ी बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा शेप का आप स्फेरिकल कैपेसिटर यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो इजी गोइंग नहीं था। तो वहां हमने देखा कि पोटेंशियल प्रॉब्लम कर रही थी और दूसरा उसका शेप प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहां पर हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसमें हम जितना भी चार्ज डालें उसका पोटेंशियल जो है वो कंट्रोल वे में बढ़े, मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो कम बढ़े, और दूसरा वो साइज में छोटा हो ताकि उसको हम यूज कर सकें। तो यहीं पर आपका इंट्रोड्यूस हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितनी स्फेरिकल कैपेसिटर की ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी, उनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूर किया गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल जानेंगे, और उसका एक्सप्रेशन और उसका डेरिवेशन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वर्किंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेट को एज्यूम करते हैं। सपोज आपके पास में एक प्लेट है, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स प्लेट, और ये मान के चलते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इस एक्स प्लेट के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये पूरी तरीके से चार्जलेस है, आवेशहीन है। और जब इस प्लेट को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसमें होता क्या है कि इस प्लेट के ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है बैटरी के प्लस सिरे में अंदर ये चलते चले जाते हैं, बैटरी के प्लस टर्मिनल में ये अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते चले जाते हैं। और जैसे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे, तो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके इस प्लेट के अंदर, एस प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्जेस की कमी आएगी, नेगेटिव आवेश की कमी आती चली जाएगी, और उसकी जगह पर प्लस चार्जेस इसके ऊपर आता चला जाएगा। तो जैसे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे बैटरी के प्लस टर्मिनल में, वैसे वैसे यहाँ पर प्लस चार्ज जो है इसके ऊपर आता चला जाएगा। और ये प्लस चार्ज इसके ऊपर जब तक आता रहेगा जब तक एक्स प्लेट का पोटेंशियल बैटरी के प्लस टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है। सपोज अगर हम बैटरी के प्लस टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल का टेम्परेचर, अगर हम पोटेंशियल जो है वो V मान लें, तो पूरा जब इसके ऊपर जितनी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इसके अंदर चले जाएंगे, तो इसका जो है पोटेंशियल जो है इसका भी जो है वो V हो जाएगा। और जैसे दोनों के पोटेंशियल यहाँ पर बराबर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन रुक जाएगा, और पूरी प्लेट जो है वो फुली तरीके से +Q चार्ज से जो है वो चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से एस प्लेट के ऊपर जो है +Q चार्ज जो है वो स्थापित हो गया, और साथ ही जो है आवागमन रुका, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जा चुके थे, तो पूरी तरीके से यहाँ पर प्लस चार्ज आया, और इस पूरी एस प्लेट का पोटेंशियल बैटरी के प्लस टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पर एस प्लेट पर पोटेंशियल V स्थापित हो गया, और साथ ही साथ पूरी प्लेट जो है वो +Q चार्ज से चार्ज हो गई। अब हम लोग करते क्या हैं कि एक दूसरी प्लेट को एज्यूम करते हैं। सपोज वो प्लेट आपके पास में है Y, और ये भी एक्स प्लेट की तरीके से इसको भी हम मान लेते हैं कि इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से चार्जलेस है, आवेशहीन है। और इस प्लेट को हम एस प्लेट के बहुत ही करीब में रखते हैं, यानी इसके बीच की डिस्टेंस जो D होती है बहुत छोटी रखते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी। एस प्लेट को, ये सपोज वाई प्लेट है, तो एस प्लेट को वाई प्लेट के बिल्कुल करीब करीब रखते हैं, बहुत पास पास रखते हैं, यानी कि डी यहाँ पर छोटा होना चाहिए।
जब इसके पास में हम रखते हैं तो होता क्या है कि एस प्लेट का जितना भी प्लस चार्ज है वो इंडक्शन द्वारा, प्रेरण द्वारा वाई प्लेट के इनर सरफेस पर उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। अगर ये प्लस है तो इनर सरफेस पर माइनस 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 इंडक्शन के कारण यहां पर आ जाएगा, प्रेरण के द्वारा आ जाएगा। और सेम टाइम ठीक इतना ही और अपोजिट चार्ज इस वाई प्लेट के आउटर सरफेस पर भी आ जाएगा। जितना चार्ज एस प्लेट पर है उसका अपोजिट इसके इनर सरफेस पर आएगा, माइनस माइनस माइनस, और उतना ही अपोजिट चार्ज जो है वो प्लस 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 इधर पर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज है क्वांटिटी वही है, बस खाली यहाँ इनर सरफेस पर माइनस है और आउटर सरफेस पर प्लस है और इंडक्शन के कारण है। इसलिए वाई प्लेट का जो पोटेंशियल है वो भी एस प्लेट के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V। अब हम करते क्या हैं, इस वाई प्लेट पर एस प्लेट के कारण कितना पोटेंशियल आया उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम इनर सरफेस पर कितना पोटेंशियल आया वो निकालेंगे, फिर आउटर सरफेस पर कितना पोटेंशियल आया है वहां पर हम वो निकालेंगे। तो एस प्लेट के कारण वाई प्लेट पर कितना पोटेंशियल होगा, फार्मूला होता है पोटेंशियल का V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और R यहां पर क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा D। और हम बात कर रहे हैं इनर सरफेस की, इनर सरफेस पे निकालना है तो इनर सरफेस पर माइनस Q है, तो यहां हम लिख लेंगे -Q। तो ये जो आपका पोटेंशियल जो आया आपका वो इनर सरफेस के लिए आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि एस प्लेट के कारण प्लेट वाई पर इसके बाहरी सिरे पर आउटर सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा उसको निकालते हैं। तो वो होगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D। लेकिन बाहरी सरफेस पर प्लस चार्ज है इसलिए यहां पर होगा +Q/D। ये हो गया आपका आउटर सरफेस पर पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल आया इनर सरफेस के लिए आया और ये जो पोटेंशियल आया वो है आउटर सरफेस का पोटेंशियल। यहां पर एक चीज और बहुत ध्यान दें कि हमारे पास में यहां पर दोनों जगह पर डिस्टेंस हमने यहां पर D और D यूज करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखें वाई प्लेट की जो इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो एस प्लेट से थोड़ा सा करीब है और आउटर सरफेस पर जो प्लस चार्ज है वो एस प्लेट से थोड़ा सा दूर है। और हमने डिस्टेंस दोनों के लिए यहां पर D ले ली है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर जो एक्स और वाई प्लेटें हैं ये बहुत ही पतली हैं, बहुत थिन हैं, तो इनकी जो विड्थ है, इनकी चौड़ाई को हम जो है वो 0 मान लेंगे या उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हम मान लेंगे कि एस प्लेट से दोनों चार्ज की डिस्टेंस जो है वो बराबर है, D है। उसको एज्यूम करके हम लोगों ने यहां पर ये दोनों पोटेंशियल निकाल लिए। अब यहां पर करना क्या है कि अगर हम इस वाई प्लेट को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं यानी कि अर्थ कर देते हैं या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि आउटर सरफेस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो या तो ग्राउंड में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चला जाएगा। और उस समय वाई प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा, सिर्फ जो है नेगेटिव चार्ज यहां पर बचेगा। और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर सिर्फ बचा हुआ है, तो यहां से अगर आप चाहें तो इसको अब यहां से हटा भी सकते हैं। जैसे ही हमने इसे ग्राउंड कर दिया, जैसे ही इसको यहां पर ग्राउंड किया या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला गया, पृथ्वी में चला गया, या फिर हम कह सकते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर चला गया और वाई प्लेट पर हमारे पास में सिर्फ अब जो है नेगेटिव चार्ज बचा। अब होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस वाई प्लेट के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा। जब ये ग्राउंड से नहीं जुड़ा था, यहां पर जब प्लस था, तो उस समय क्या हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो वाई प्लेट के पोटेंशियल को राइज कर रहा था और नेगेटिव चार्ज जो है वाई प्लेट के पोटेंशियल को कम कर रहा था। इसलिए दोनों पोटेंशियल वहां पर इन दोनों कारण जो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं था, तो उस पर उतना ही पोटेंशियल था जितना कि एक्स पर पोटेंशियल था। लेकिन जैसे ही इसको हम लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड किया या इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो सारा का सारा प्लस चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला गया, इसलिए यहां पर बचा सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा कि वाई प्लेट के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा, उससे जो है वो डिक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज के कारण जो यहां पोटेंशियल होगा वो मान लेते हैं वो है V'। तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे कम करेगा तो जो V' की वैल्यू जो है वो V से कम होगी। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि V' इज लेस देन V। यहां से हमको ये एक रिजल्ट मिलता है, यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो गया। ये V है, ये V' है। और हम ये जानते हैं और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है
C इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा उतना ही उसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल जो है यहाँ पर कम हो रहा है वाई प्लेट का, तो इसके अंदर जितना भी जो है वो चार्ज को उसका इंक्रीज होगा, उसका जो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि पोटेंशियल को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से कम किया और उसमें जो क्या हुआ, पोटेंशियल कम होने से जो है उसका जो कैपेसिटेंस है इसका C जो है वो बढ़ना चालू हो गया, यानी इसके अंदर हम और भी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम यहाँ पर एक सेंटेंस में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम S प्लेट के पास में कोई ग्राउंडेड Y प्लेट लेकर के आते हैं उसके पास में, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसका जो है कैपेसिटेंस राइज होगा, उसका जो है धारिता बढ़ेगी, और उसके अंदर हम और भी जो है वो चार्जेस को जो है इसके अंदर हम आराम से ला सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी। तो इससे पहले जो हम लोगों ने फिगर बनाया था, थोड़ा सा शॉर्ट में इस फिगर को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये आपके पास में X प्लेट है और ये आपके पास में Y प्लेट है, X प्लेट एंड Y प्लेट, और ये ग्राउंडेड है। जो हम लोगों ने इससे पहले काम किया था सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ ग्राउंड डाउन करके यहाँ पर लिया है और यहाँ पर सारा कुछ फुलफिल हो चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा चुके हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है एंड ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज बचेगा, इसलिए Y प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस प्रकार आपके पास में X प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और Y प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली पूरी तरह चार्ज हो चुकी है, तो इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा X प्लेट का V, एंड Y प्लेट का आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये इसके पोटेंशियल को डाउन करेगा, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वो V डैश है, और V डैश जो है वो डाउन जाएगा, इसलिए V डैश इज लेस देन द V डैश जो है वो V से छोटा हो जाएगा। इस तरीके से दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमको निकालना है कि X प्लेट के कारण, हाँ एक चीज और यहाँ पर है, इसके बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पर D मान लें, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। अब यहाँ पर हम लोग दो एजम्पशंस मान के चलेंगे। पहला एजम्पशन तो ये है कि दोनों प्लेट X और Y के एरिया जो है वो बराबर होने चाहिए। इसका एरिया भी अगर मान लें अगर A है तो इसका एरिया भी यहाँ पर आपका A होगा, दोनों के एरिया यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर एजम्पशन ये है कि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, अर्थात X प्लेट और Y प्लेट दोनों बहुत ही करीब करीब रखी होनी चाहिए। इस एजम्पशंस को मानते हुए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो S प्लेट के कारण X और Y के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमको ये निकालना है। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, गॉस थ्योरम में भी हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था कि एक प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हमेशा अवे होता है, यानी कि उस चार्ज से दूर की तरफ होता है। अगर S प्लेट अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है S प्लेट से दूर की तरफ होगा, अवे होगा, यानी कि इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर Y प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो प्लेट की तरफ होगा, यानी कि चार्ज की तरफ होगा। यानी Y प्लेट के लिए, इसके लिए हम मान लेते हैं EX, X प्लेट के लिए EX जिसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है प्लेट से, और Y प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी EY, और इसका डायरेक्शन जो होगा प्लेट की ओर होगा, प्लेट की तरफ होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि S प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और Y प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पर है। हमको यहाँ पर निकालना है कि X प्लेट के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि X प्लेट के लिए X और Y के बीच में हम कोई पॉइंट मान लें, और ये चूंकि दूरी यहाँ पर बहुत कम है, इसका मतलब है कि अगर हम X प्लेट के लिए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो ये पॉइंट जो है वो प्लेट के बहुत करीब होगा, ये पॉइंट प्लेट से बहुत ज़्यादा करीब होगा। जब ये पॉइंट प्लेट के बहुत करीब होगा तो इस पॉइंट के लिए जो ये प्लेट है X प्लेट है ये बहुत ही बड़े आकार की होगी, यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए X प्लेट जो है वो इनफाइनाइट साइज की होगी। और इसके बारे में हम डिस्कस किया हुआ था कि अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग के एकदम सट के खड़े हो जाते हैं तो आपको बिल्डिंग जो है वो इनफाइनाइट साइज की दिखाई पड़ेगी, और जैसे से आप बिल्डिंग से दूर होते जाएंगे तो बिल्डिंग जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह वो काम करने लग जाएगी। बहुत दूर खड़े होंगे अगर आप तो बिल्डिंग पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी, छोटी सी दिखेगी, और बिल्डिंग के करीब आएंगे तो वो बिल्डिंग आपको बहुत बड़े आकार की दिखेगी, उसको हम इनफाइनाइट भी मान सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट के लिए
x के लिए, इस पॉइंट के लिए ये x प्लेट जो है वो इनफाइनाइट होगी। और ये हम आपको बता चुके थे पिछले लेक्चर्स में कि इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, हम यहाँ पर s प्लेट के लिए निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे Ex, और वो होता है सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तो ये जो है वो s प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग करते क्या है कि y प्लेट के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और वो पॉइंट कहाँ होगा, x और y के बीच में ही कहीं होगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इन दोनों के बीच में ही है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि यही पॉइंट है और आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कम है, तो ये पॉइंट जो है y प्लेट से बहुत करीब होगा। तो y, इस पॉइंट के लिए y प्लेट भी जो है वो इन्फाइनाइट का काम करेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इन्फाइनाइट साइज की प्लेट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो चूंकि y प्लेट के लिए निकाल रहे हैं तो Ey इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट। वेरी क्या होना चाहिए था, सिग्मा यानी कि सरफेस डेंसिटी, सिग्मा यानी कि सरफेस डेंसिटी। और दोनों ही प्लेट के लिए सिग्मा देखिए इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि प्लेट x और प्लेट y का एरिया सेम है। अगर एरिया सेम होगा तो उसके ऊपर सरफेस डेंसिटी भी जो है दोनों पर बराबर होगी। तो जो सरफेस डेंसिटी सिग्मा यहाँ होगी वही सरफेस डेंसिटी सिग्मा यहाँ होगी। तो Ex के लिए भी फॉर्मूला यही आएगा और Ey के लिए भी फॉर्मूला यही आएगा। तो हम लोग अब निकालते हैं। तो हम लोगों ने निकाला क्या, यहाँ पर x प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और y प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड x और y के बीच में निकाल लिया। हमको निकालना है x और y के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो यहाँ पर आप हम कर सकते हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम कंसीडर कर लें कैपिटल E। तो वो होगी आपकी Ex प्लस Ey, Ex प्लस Ey। जोड़ इसलिए गए क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था। Ex भी इस तरफ थी, Ey भी इस तरफ थी, डायरेक्शन सेम था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर जुड़ जाएगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट होते तो Ex माइनस Ey यहाँ पर हो जाता। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Ex एंड Ey की, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू Ex आपके पास में है 2 सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। आपको यहाँ मिल जाएगा E इक्वल टू यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम दोनों प्लेटों के बीच में जो है वो पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इस x प्लेट का V है और y प्लेट का V डैश है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V डैश, या इसको हम V कह सकते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका हुआ V माइनस V डैश, और V इक्वल टू होता है E डॉट D। ये फार्मूला इसका है। तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका V इक्वल टू E डॉट D। और यहां से हम E की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको V मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे E की, तो K सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको मिल गया यहाँ से पोटेंशियल। दोनों प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल है, वो है सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर आपको पता ही है कि वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। ये फॉर्मूला आपको पता है, इससे पहले कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो ये सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल V इक्वल टू Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको मिल गया पोटेंशियल Q के फॉर्म में और एरिया के फॉर्म में। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ से यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा Q अपॉन, और V की वैल्यू यहाँ पर है Q
डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, क्यू से क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो आपको यहाँ अल्टीमेटली मिल जाएगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपका बना फार्मूला पहले प्लेट की कैपेसिटेंस के लिए, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको क्वेश्चन नंबर आप जो है 5th मान लें। ये क्वेश्चन आपको यहां पर कुछ रिजल्ट शो कर रही है। यहां आप देख रहे हैं कि C जो है वो A के प्रोपोर्शनल है, C इज प्रोपोर्शनल टू A। यानी यहां हम कह सकते हैं कि अगर हम इन प्लेट्स का X और Y प्लेट की प्लेटों का अगर हम इनका एरिया बढ़ा दें, इसका जो है एरिया X प्लेट का एरिया बढ़ा दें, Y प्लेट का एरिया बढ़ा दें, तो आप देख रहे हैं C इज प्रोपोर्शनल टू A। तो एरिया बढ़ाते ही जो है आपका जो इसका जो कैपेसिटेंस है, इसकी धारिता जो प्लेट संधारित्र की है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आप यहां पर देखें C इज प्रोपोर्शनल टू K। अगर इनके बीच में X और Y के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर हम डाल दें तो भी इसकी जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इस प्लेट का जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और इसके बाद एक रिजल्ट और देखें, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। ये बता रहा है कि जितना इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, X और Y प्लेट के बीच की दूरी जितनी कम होगी, उतना ही यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू A, एरिया बड़ा होगा प्लेटों का तो आपको ज़्यादा यहां पर कैपेसिटी मिलेगी। इसके बीच में अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कराएंगे तो आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी, और इनके बीच की दूरी जितनी कम से कम रखेंगे उतनी आपको कैपेसिटी यहां पर ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह से वर्किंग करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से इसका कैपेसिटेंस जो है वो निकाला जाता है। इस पूरे डेरिवेशन में, इस पूरे टॉपिक में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके ये जो कैपेसिटेंस का चैप्टर है जिसमें पैरेलल प्लेट आज हम लोगों ने पढ़ा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कोई बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग या इस टॉपिक को हम लोग और भी वीडियोज़ में और भी लेक्चर्स में कवर करेंगे इसको। और यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज बताया वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।